सत्य के साथ। आपके पुरखे इस वक्त क्या कर रहे थे जब शहीद आजम भगत सिंह वंदे मातरम लगा रहे थे? आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। हम आरएसएस के हैं, मुझे गर्व है कि हम आरएसएस के हैं। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं है। लहू की जब तक बूंद है तब तक तिरंगा लहराएंगे। सुभाष चंद्र बोस तड़प उठे थे। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। ये कौन सा वंदे मातरम है? वंदे मातरम का मतलब क्या है? वंदे मातरम का मतलब है मातृभूमि की वंदना। मातृभूमि की वंदना। हम मातृभूमि की वंदना करते हैं तो आप कैसे मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं? अरे 1 रुपए में तो एक आम नहीं मिलता। आपने 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। ये मातृभूमि की वंदना, ये आपकी मातृभूमि की वंदना है। आप मातृभूमि को बेचकर मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं। ये मातृभूमि की, आज वंदे मातरम पे ही बात करूंगा सर। मातृभूमि की वंदना, मातृभूमि की वंदना हिंदुस्तान के एयरपोर्ट को बेच के नहीं हो सकती। मातृभूमि की वंदना रेल को बेच के नहीं हो सकती, सेल को बेचकर नहीं हो सकती, समुद्री तटों को बेचकर नहीं हो सकती, कोयला और गैस को बेच के नहीं हो सकती, हिंदुस्तान की जमीनों को बेच के नहीं हो सकती। तुम लोग मातृभूमि को बेचने वाले लोग हो, तुम मातृभूमि की वंदना करने वाले लोग नहीं हो। मान्यवर वंदे मातरम पे ही सुनिए। आज वंदे मातरम के अलावा कुछ बोलूंगा ही नहीं। मातृभूमि की वंदना, इस मातृभूमि की वंदना में जब यहां पे लीडर ऑफ द अपोजिशन बोल रहे थे, मान्यवर ऑनरेबल आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर, सर आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर। जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे, ऑथेंटिकेट इट प्लीज देन। जब लीडर, सर आई एम नॉट यील्डिंग, सर आई एम नॉट यील्डिंग। जब यहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, खड़गे साहब उनके मुंह से नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, दलित शब्द निकल गया, दलित शब्द निकल गया। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हाउस में खड़े होकर विरोध करने लगी। दलितों से इतना चिढ़ है आपको? क्या दलित भारत माता के बच्चे नहीं? क्या पिछड़े भारत माता के बच्चे नहीं? क्या आदिवासी भारत माता के बच्चे नहीं? अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात होगी तो आप विरोध करोगे? आप विरोध करोगे? You are not on the topic. LOH. Just need a minute. LOH. सर 2 बातें हैं। Please. LOH is on its legs. LOH is on its legs. सर 2 बातें हैं। एक तो हम चाहते हैं कि डिबेट, हेल्दी डिबेट हो, तर्कों के साथ हो। अभी इन्होंने आरोप लगा दिया कि दलितों पर बीजेपी वाले एकदम हल्ला करने लगे। ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कहा है दलित के विषय में कि ये हमारे पूज्य हैं, हमारे भाई हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है। इस तरीके के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स न दें और इस हाउस के माध्यम से देश को गुमराह न करें, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा ये बेच दिया, ये बेच दिया, ये बेच दिया। आई से प्लीज ऑथेंटिकेट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस व्हाटएवर यू हैव चार्ज। देखिए आज सर बहुत अच्छी बात गृह मंत्री जी भी कह के गए और लीडर ऑफ द हाउस भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैं बोलूं उसको ऑथेंटिकेट करूं। और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं सर कि अगर मैं ऑथेंटिकेट ना करूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक एक चीज मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। अगर मैं कोई बात कह रहा हूं तो उसको ऑथेंटिकेट करूंगा। दूसरी बात, शहीद खुदीराम बोस की बात हुई सर, कल उस सदन में चर्चा हुई। हिंदुस्तान के सबसे युवा क्रांतिकारी जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, वंदे मातरम का नारा लगाया, शहीद खुदीराम बोस, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लहड़ी, शहीद अशफाक उल्ला, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद प्रफुल्ल चाकी, हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारियों ने जब फांसी के फंदे को चूमा, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, सबने वंदे मातरम का नारा लगाया, सबने वंदे मातरम का नारा लगाया।
और शहीद खुदीराम बोस को अब आप याद कर रहे होंगे, मैं पिछले 31 साल से 3 दिसंबर को शहीद खुदीराम बोस की जयंती का आयोजन करता हूं। मेरी संस्था का नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पे है। शहीद खुदीराम बोस हिंदुस्तान के वो क्रांतिकारी थे, जब उनको फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया और उनका जब अंतिम संस्कार हुआ तो जो राख उनके अंतिम संस्कार से निकली मान्यवर, उसको बंगाल की माए तावीज बना के अपने बच्चों को पहनाती थी कि ऐसे ही बनना हिंदुस्तान के लिए क्रांतिकारी। यह इतिहास, यह हिंदुस्तान का इतिहास। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आपके पुरखे इस वक्त क्या कर रहे थे जब शहीद आजम भगत सिंह वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद सुखदेव वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद राजगुरु वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, शहीद खुदीराम बोस वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे? उस वक्त आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप, अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, यही आपकी कुंठा है। तो इसलिए कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं। अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, यह रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते थे। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। आप तिरंगे का विरोध करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करते हैं। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं, वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं है, वो नहीं है हमारे निगाह में। और मैं आपको बताता हूं सर, ये है 28 दिसंबर 1949 का ऑर्गेनाइजर पत्र। इसको भी रखूंगा क्योंकि आज गृह मंत्री जी और लीडर ऑफ द हाउस दोनों कह के गए रिकॉर्ड पे सारी चीजें आनी चाहिए, इसको रिकॉर्ड पे रखना चाहिए। इतिहास देश को पता चलना चाहिए, किन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, किन लोगों ने तिरंगे का विरोध किया, किन लोगों ने राष्ट्रगान का विरोध किया। आपको ये पढ़ के सुनाना चाहता हूं, ये ऑर्गेनाइजर है, क्या लिख रहा है? What is the moral sanction behind government's choice of Jan Gana Man, except that it can be made an item of entertainment? आप राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं, आप भारत के राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं। आपके मुख्य पत्र में भारत के राष्ट्रगान का विरोध लिखा गया है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को, जो अपने आप को आरएसएस को अपना आदर्श मानती है, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ये रिकॉर्ड पे लाऊंगा सर, इसको रख लीजिएगा, ये रिकॉर्ड पे रखा जाए। मान्यवर, फिर से बोल दे रहा हूं, 28 दिसंबर 1949 ऑर्गेनाइजर अखबार, जो आरएसएस का मुख्य पत्र है, और इस आरएसएस के मुख्य पत्र में फिर से लिख दे रहा हूं, फिर से पढ़ दे रहा हूं क्या लिखा हुआ है। What is the moral sanction behind government's choice of Jan Gana Man? Unnecessarily it will get provoked. It can be made an item of entertainment. Please continue. ये लिखा हुआ है। संजय जी, unnecessarily provoke. Continue. अच्छा सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने तिरंगे का विरोध किया, राष्ट्रगान का विरोध किया, वंदे मातरम आपने लगाया नहीं कभी। कोई आपका व्यक्ति देश की आजादी के आंदोलन में जेल नहीं गया। कभी आपने कोई देश के लिए, हमारे यहां अवधि में कहावत है, नाखून कटाए कि शहीद ना बना भैया। तू तो नाखूनों नहीं कटाया भैया,
बिना नाखून कटाए शहीद बना चाहता है, बिना नाखून कटाए शहीद। ऐसे काम नहीं चलेगा सर। जिन्ना का भी जिक्र कल दूसरे सदन में हुआ, प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया। जिन्ना के साथ आपके कितने गहरे और मधुर संबंध थे, क्या इस देश के लोगों को पता है? नहीं पता, मैं बताता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी फजलुल हक की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, और फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी। श्यामा प्रसाद followed this and told Governor Herbert the administration of the Bengal province should be carried on in such a manner that in spite of the best efforts of the Congress, this Quit India movement will fail. ये चिट्ठी लिखी है। आपने भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ आपके नेता, जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और तत्कालीन गवर्नमेंट में जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी अंग्रेज गवर्नर को और कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का आंदोलन था, जो देश की आजादी का आंदोलन था, वो आंदोलन कुचल देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ये है रिकॉर्डेड हिस्ट्री आपकी। ये आपको, आपके बारे में पूरे देश को पता रहना चाहिए। अब जिन्ना, हाँ, इसको भी सभा के पटल पर रखूंगा। जिन्ना और आपके रिश्ते क्या थे? कितने मधुर रिश्ते थे। एक राज्य में सरकार नहीं बनाई मान्यवर इन्होंने। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध प्रांत और फजलुल हक की गवर्नमेंट। फजलुल हक वो शख्स है जो पाकिस्तान बनने के बाद वहां की सरकार का गृह मंत्री बना। आपके रिश्ते उन लोगों के साथ थे, ये देश को पता होना चाहिए। इसलिए आप किसी को भी देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने का काम मत कीजिए। आप वंदे मातरम लगाने का काम कर रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप भारत की सेना को 4 साल के अग्निवीर पे लेके आ गए, जो हिंदुस्तान की सीमा की सुरक्षा करने वाले हैं, जो वंदे मातरम का नारा लगाते हैं हमारे जवान, हमारे सैनिक, जो -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, इस मातृभूमि की रक्षा करते हैं। उनके पीठ में छुरा मारने का काम आपने किया, उनकी नौकरी 4 साल की कर दी अग्निवीर की। आपको मातृभूमि से प्यार है, आप देशभक्ति की बात करेंगे, आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं। अरे मैंने साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, मैंने सुना था तमाम तरह के चोर होते हैं। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर। वोट चोर, 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट की चोरी करने जा रहे हैं। कल की मीटिंग में पता चला 17.5% वोट उत्तर प्रदेश में काटे जाएंगे। आप ये कर रहे हैं, ऐसे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे? ऐसे आप मातृभूमि की सेवा करेंगे? ऐसे आप मातृभूमि की वंदना करेंगे? मान्यवर, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मान्यवर, आपके माध्यम से, कि हमने फिल्मों में सीन देखी है, डाकू लोग आते हैं, जय भवानी जय भवानी जय भवानी कह के, और वो गांव का गांव लूट के चले जाते हैं। जय भवानी कह के गांव का गांव लूट के चले जाते हैं। हम इस देश के अंदर किसी भी सरकार को वंदे मातरम और भारत माता की जय लगाकर देश को लूटने की इजाजत नहीं देंगे। वंदे मातरम लगाएंगे, भारत माता की जय लगाएंगे, जय हिंद भी कहेंगे, राष्ट्रगान भी कहेंगे, वंदे मातरम भी गाएंगे, लेकिन देश के साथ गद्दारी और धोखेबाजी नहीं करने देंगे। आपको नहीं करने देंगे। ये देशभक्ति के नारे हैं, ये देशभक्ति के नारे हैं। आप बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते, महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, दलितों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है, कहीं उनको रोका जा रहा है, उस पर बात नहीं करना चाहते, पिछड़ों का शोषण हो रहा है, उस पर बात नहीं करना चाहते। आपने मातृभूमि की सेवा यह की है कि आज हिंदुस्तान के ऊपर 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। आपने हिंदुस्तान को आज इस स्तर पे पहुंचाने का काम किया है। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से मान्यवर, इस देश में मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, सवर्ण भी हैं, सब में अनपढ़ है, सब में भारी संख्या है जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, जो नहीं पढ़ सकते वंदे मातरम। तो आप उनको कह रहे हैं कि वो देशभक्त नहीं है।
मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वो देश को लूटने वाले अडानी जैसे पूंजीपतियों से ज्यादा बड़े देशभक्त हैं, जो अपने बच्चों के लिए श्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुली का काम करते हैं और अपने बच्चों का पेट भी पालते हैं, देश की भी सेवा करते हैं। वो आपसे ज्यादा देशभक्त हैं। उनकी देशभक्ति को आप इससे चेक करने का काम मत कीजिए, इससे पैसे उससे परीक्षा करने का काम मत कीजिए। मान्यवर, मैं अंत में एक और बयान आया, उसका जिक्र करके अपनी बात को खत्म करूंगा। अभी एसआईआर की प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। 80 लाख लोगों के वोट आपने बिहार में काट दिए, वहां कितने घुसपैठिए मिले आपको? अरे भाई, ये भी मातृभूमि की बात हो रही है। आप लोग चाहते हैं बांग्लादेशी यहां पे आ जाएं, मातृभूमि को सुरक्षा को खतरा हो जाए? आपको तो चिंता वही है ना, वही तो बात कर रहा हूं। कितने बांग्लादेशी घुसपैठिया मिले? कितने बांग्लादेशी घुसपैठिया मिले? कितने बांग्लादेशी घुसपैठिया मिले? मात्र 315, जिसमें नेपाल के बाकी लोग सिर्फ 78 मुसलमान मिले। वहां 80 लाख लोगों के आपने वोट काट दिए। अब आप कह रहे हैं उनको डिटेंशन सेंटर में रखेंगे। उनको डिटेंशन सेंटर में आप रखेंगे जो हिंदू हैं, जिनके जो पूर्व आईएएस हैं। आप इस देश का सिर्फ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आप इस देश को सिर्फ नकली नारों के पीछे सिर्फ आप अपने आप को छिपाना चाहते हैं। वंदे मातरम देशभक्ति का नारा है, भारत माता की जय देशभक्ति का। हां, दिल्ली में तो काटोगे ही आप, ठीक ही कह रहे हो, पहले से ही नियत बता दिया। दिल्ली की हालत तो कर दी आपने। अरे इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या लिखा हुआ है? सुजलाम सुफलाम, सुजलाम सुफलाम, शुद्ध जल शुद्ध फल और मधुर वाणी। मधुर वाणी, मधुर वाणी कौन बोल रहा है? देश के प्रधानमंत्री मधुर वाणी बोल रहे हैं। मुजरा जैसे शब्दों, अरे भाई, इसी वंदे मातरम की सेकंड्स रह गए सर, वंदे मातरम की तो बात कर रहा हूं। हमारे पास और टाइम है सर, टाइम है सर। सर, मधुर वाणी, मधुर वाणी, मधुर वाणी। सर, जहरीली हवा और जहरीला पानी दिल्ली में दे रहे हैं। हमारे पूर्वांचल के भाइयों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। सर, मेरे टाइम में से काट लीजिएगा, पार्टी टाइम में से काट लीजिएगा, प्लीज, पार्टी टाइम में से काट लीजिएगा। सर, हमारी पार्टी का टाइम 24 मिनट है। प्लीज, वन सेकेंड। दिल्ली को, संजय जी, दिल्ली को आप वन सेकेंड ऑनरेबल मेंबर्स, वन सेकेंड, शांत हो जाओ। माननीय संजय जी, कंक्लूड करिए, आपका समय खत्म हो रहा है। सर, 24 मिनट मेरा टाइम है। प्लीज, मैं अपने माननीय नीरज जी, प्लीज, ही इज कंक्लूडिंग, प्लीज कंक्लूड। 10 सेकंड सर, प्लीज कंक्लूड। आपका समय समाप्त हो गया। सर, मेरी पार्टी का समय 24 मिनट है। ठीक है, मेरी पार्टी का समय 24 मिनट है। और कोई स्पीकर नहीं है आपके? स्पीकर एक और है, उनमें से आप काट लीजिएगा समय। मैं कह रहा हूं ना, हाँ, ये हमारा अधिकार है, पार्टी का अधिकार है। तो मान्यवर, 10 महीने में आपने दिल्ली की वो हालत कर दी। जहरीली हवा यहां पर आने लगी। दिल्ली को आपने दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना दिया। बच्चों, शांत हो जाओ। बच्चों, शांत। बच्चों, हल्ला मत करो, शांत हो जाओ। अरे मैं एक मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया है। कंक्लूड करिए सर, एक मुख्यमंत्री बनाया इन्होंने। प्लीज, खत्म कर रहा हूं। प्लीज, एक मुख्यमंत्री बनाया है जिसको ये नहीं मालूम कि AQI होता क्या है। कंक्लूड करिए। वो टेम्परेचर बता रही है। ये हालत है। तो इसलिए मैं अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। वंदे वंदे थैंक यू, वंदे 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 वंदे। कोई बीजेपी वाला वंदे मातरम नहीं लगाया सर। एक चीज शुरुआत में कहना चाहता हूं, हरिवंश राय बच्चन जी
कि आत्मकथा का एक खंड है पहला, जिसका शीर्षक है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो मेरे लिए यह अवसर 150वीं वर्षगांठ या सालगिरह इस खूबसूरत गीत का एक अवसर भी है आकलन करने का। माननीय वाइस चेयरमैन साहब, ये बिला वजह नहीं है कि वर्षगांठ में एक शब्द है गांठ और सालगिरह में एक शब्द है गिरह। तो ये गिरह और गांठ को समझे बगैर 150वीं साल का उत्सव गान उत्सव मैं समझता हूं आधा अधूरा होगा, बेईमानी होगी हम सबके बिहाफ पे। मैं क्रमशः कुछ बातें आपके समक्ष रखूंगा, कोशिश करूंगा कि मेरी बातों से किसी को कष्ट ना हो, इसलिए नहीं कि मेरे पास कष्ट पहुंचाने का कारण नहीं है, बल्कि इसलिए कि कष्ट पहुंचाने में ही इस देश की ऊर्जा जा रही है। जिन ओहदेदारों को मलहम लगाना चाहिए वो नमक की बोरी लेके जख्मों पे छिड़कते हैं। तो इस परिपाटी को बंद करने की चेष्टा होनी चाहिए। मुझे स्मरण है कि कई साथियों से जब बात होती है, सत्ता पक्ष के भी हैं, वो भी ऐसा ही विचार रखते हैं। गर्व की बात है कि क्योंकि ये गीत हमारी सांस्कृतिक और भावनात्मक एका पहचान का प्रतीक। बंगाल में लिखा गया लेकिन सरहद पार कर गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसके बोल बहुत अच्छे थे। इस गीत के स्पिरिट को देखिए, इस गीत का स्पिरिट बंगाल से पंजाब पहुंचता है, जहां इसको जानने वाले लोग नहीं थे, इसके शब्दार्थ को भावार्थ को समझ रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विविधताओं के बावजूद बहुलवादी संस्कृति इस देश का हिस्सा रही है। हम ऐसे ही पले बढ़े हैं। कोई नुक्कड़, कोई गली, कोई गांव नहीं है जहां हमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नास्तिक ना देखे हों। आजादी की लड़ाई में सबका योगदान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और नास्तिक भी। अपने जीवन के एक बड़े हिस्से में मैं भी नास्तिक, जब मैंने भगत सिंह को पढ़ा मैं नास्तिक क्यों, तो मुझे गर्व होता था कि भगत सिंह वाली परंपरा। एक चीज मैं इससे पहले कि कहूं, एक महत्वपूर्ण चीज कहना चाहता हूं। मैं इस सदन में जितनी बार बोला हूं, नेहरू जी जरूर यहां चर्चा में आते हैं। जवाहरलाल नेहरू। सर, मैं कांग्रेस का नहीं हूं, लेकिन अपने को नेहरूवादी मानता हूं, गांधीवादी मानता हूं, अंबेडकरवादी मानता हूं, और परस्पर विरोध नहीं है। इनका तब के वक्त में विरोध था, लेकिन मैं आज कह रहा हूं, अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो कि ये पृथ्वी पे आएंगे ना, तो एक मोर्चा बना लेंगे एक साथ मिलकर। आज की हकीकत के संदर्भ में मैं क्यों कह रहा हूं, एक छोटी चिट्ठी, आजकल चिट्ठियां पढ़ी जा रही हैं सर, लेकिन चिट्ठियां पढ़ने में लोग थोड़ी बेईमानी कर रहे हैं। सेमीकोलन के बाद का हिस्सा पढ़ते हैं, पूरा पत्र नहीं पढ़ते हैं। अमृता शेरगिल जी जवाहरलाल नेहरू जी को लिख रही हैं, यह है नवंबर 6, 1937। सर गौर कीजिएगा, बहुत प्यारी खूबसूरत चिट्ठी है। यह चिट्ठी कहती है, उनकी किताब मिली थी आत्मकथा। यह चिट्ठी कहती है, माय डियर जवाहर, एज ए रूल आई डिसलाइक बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। दे रिंग फॉल्स, pomposity or exhibitionism. But I think I like yours. You are able to discard your hello. You are capable of saying, when I saw the sea for the first time, when others would say, when the sea saw me for the first time. सर, आजकल ऐसे लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि समंदर ने आज मुझको पहली बार देखा, ये नहीं कि मैंने समंदर को पहली बार देखा। ये एक महत्वपूर्ण चीज है सर। ध्रुवीकरण आज के हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। क्या बंकिम बाबू ने यह कल्पना की थी, उस महाकवि ने यह कल्पना की थी कि देश इतने टुकड़ों में बंट जाएगा? पार्टीशन से ज्यादा
पार्टीशन से ज्यादा। अभी मैंने देखा चंद महीनों पहले इस देश में आई लव महाकाल और आई लव मोहम्मद में जिहाद करवा दिया गया, झगड़ा करवा दिया गया। I can love every God simultaneously, yet I want to remain in peace, in prosperity, seeking justice and getting it. ये रवायत क्यों खत्म हो रही है? सर, ये निकेन प्रकारेण चुनाव जीत जाए, मैं बधाई देता हूं। चुनाव जीतना एक कला है, हो सकता है ये इस कला में आप निष्णात हो, लेकिन सर मैंने कहा तो मैं चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन चुनाव जीत जाए और देश हार जाए, देश टुकड़ों में बट जाए, गलियों गलियों में नफरत की फसल हो, ये कौन सा वंदे मातरम है? ये कौन सा वंदे मातरम है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, चुनाव जीतने की कई पद्धतियां हैं, कुछ पब्लिक को पता है, कुछ अभी नहीं पता है, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि इस मुल्क में कोई सीक्रेट बहुत दिन छुपता नहीं है। लेकिन एक चीज जो सबके सामने उजागर है कि आप चुनाव के वक्त, चुनाव से पूर्व, चुनाव के दौरान आप किस प्रकार की जुबान बोल रहे हैं। सर, मैं जानता हूं जब तमाम हमारे सीनियर साथी लोग, मंत्री लोग एक दिन तो पब्लिक लाइफ छोड़ के जाएंगे, मैं भी जाऊंगा छोड़ के सर, मैं भी छोड़ के जाऊंगा, लेकिन मूल्यांकन करूंगा मेरी बातों ने कितनों को चोट पहुंचाई है, कितने घर में दीवारें खड़ी कर दी, कितने गांव में तकसीम जैसे हालात कर दिए। मैं वंदे मातरम के माध्यम से कश्मीर पे बोलूंगा, शाम में मेरी ट्रोलिंग हो जाएगी, मैं नहीं बोलूं क्या? चुप हो जाऊं भय से, डर से? सर 1 मिनट का वक्त दीजिए, मैं ज्यादा वक्त, मेरे दूसरे स्पीकर हैं वो बोलेंगे, बस मुझको 1 मिनट का वक्त दीजिए, मेरी बातें अधूरी रह गई हैं। लेकिन ऐसे अवसरों पर अक्सर होता है, सालगिरह जरूर मनाएं, गिरह का ध्यान रखें, वर्षगांठ जरूर मनाएं, गांठों का ध्यान रखें, और अगर वो न कर पाए तो इतना जरूर करें, इन महापुरुषों को, इनकी रचना को अपनी राजनीति का अवसर न बनाए, औजार न बनाए। और एक आखिरी टिप्पणी करूंगा, पहले भी कह चुका हूं सर, इस सदन में पक्ष विपक्ष दोनों तरफ महापुरुषों को याद करने वाले लोग हैं। सर 30 सेकंड और दे दीजिए, न जाने उस कुर्सी में क्या है जो बैठता है, जो बैठते हैं। सर बस 30 सेकंड दे दीजिए, मैं 30 सेकंड मांग रहा हूं। प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा, प्रधानमंत्री जी को एक्चुअली बीजेपी के लोगों को नेहरू का धन्यवाद करना चाहिए। वो पॉलिटिकल लाइफ जैकेट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। नेहरू जी पॉलिटिकल लाइफ जैकेट। इसलिए कल सदन में एक नेता ने कहा, मैं आज यहां दोहराता हूं, एक दिन तय करिए और तय करिए कि मुकदमा हो। आप भी जिरह करिए, हम भी जिरह करें। मैं इतिहास का छात्र हूं, दिल्ली आया था एमए हिस्ट्री करने, धारा थोड़ी बदल गई, लेकिन आज भी इतिहास को संदर्भ में देखता हूं। 1937, 1905, 1915 की बातें पढ़ूंगा तो पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा, सेमीकोलन के बाद नहीं पढ़ूंगा। और मेरा इतिहास बोध 14 से पहले का है, 14 के बाद का नहीं है। जय हिंद, वंदे वंदे। आज जो तुष्टीकरण की राजनीति के विषय में बात हुई, यहां कुछ संसद के सदस्यों ने विषय को रखा और उसे तोड़ने मरोड़ने की भी कोशिश की गई। कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस जी ने चिट्ठी लिखा था जवाहरलाल नेहरू जी को, जिसके आधार पर नेहरू जी ने स्पष्टीकरण दिया था। मैं कहना चाहूंगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने चिट्ठी नेहरू जी को इसलिए लिखा था क्योंकि CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग कलकत्ता में अक्टूबर 1937 में होने वाली थी 26 तारीख को, उससे पहले 9 अक्टूबर को उसका एजेंडा आया था। एजेंडे में लिखा हुआ था कि CWC इस बार तय करेगी कि वंदे मातरम का क्या करना है, रखना है या विसर्जित कर देना है। सुभाष चंद्र बोस
तड़प उठे थे। तड़पते हुए उन्होंने क्या लिखा था मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं ये किताब पढ़ रहा हूं, वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ अ सॉन्ग, सभ्यसाची भट्टाचार्य। और इस किताब में लिखा है, while writing to you, सुभाष चंद्र बोस लिख रहे हैं, while writing to you I also plan to write to जवाहरलाल जी, ये टैगोर जी को लिख रहे हैं। Discussions are ongoing in the Congress circles on the subject of Vande Mataram. On 26th October 1937, Congress Working Committee at their meeting in Calcutta will address the issue. Perhaps the committee will decide to discard the song. I do not know your opinion in this matter, and that is why I write to you. In Bengal and among Hindu outside of Bengal, great excitement has been caused, and I write to you to know what you feel. ये सुभाष जी ने लिखा। अब मैं यहां पे उद्धृत करूंगा पंडित नेहरू ने क्या क्या कहा है वंदे मातरम के लिए। यह सब कुछ इस किताब में है, ऑन रिकॉर्ड मैं पढ़ रहा हूं। नेहरू हैड ओनली रिसेंटली रेड द नॉवेल आनंद मठ ओनली 6 days बिफोर द वर्किंग कमिटी मीटिंग। केवल 6 दिन पहले उन्होंने आनंद मठ आनंद फानन में पढ़ लिया। उसके बाद नेहरू ने चिट्ठी लिखा। नेहरू राइट्स ऑन 20th October 1937, quote, I have managed to get an English translation of Anand Math, and I am reading it at present to get the background of the song. It does seem that this background is likely to irritate the Muslims. I do not understand it without the help of a dictionary. आप चिंता करिए, नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री आनंद मठ जैसे महान किताब को, बंकिम ऋषि बंकिम के उस महान ग्रंथ को आनंद फानन में 6 दिन पहले पढ़ रहे थे CWC, ताकि वंदे मातरम को विसर्जित करना है या रखना है इसका निर्णय वो ले सके। आप सोच के देखिए ये किस प्रकार की धृष्टता थी भारतवर्ष के साथ। और नेहरू जी कहते हैं मैं तो डिक्शनरी के बगैर वंदे मातरम समझ भी नहीं सकता हूं। एलओपी का भी वही हाल है, एलओपी का भी वही हाल है, तभी आज वो नदारत है। बिना डिक्शनरी के ये वंदे मातरम क्या है समझ भी नहीं सकते हैं। धन्यवाद है माननीय प्रधानमंत्री जी का आज मौका दिया है। कुछ लोग घर में डिक्शनरी पढ़ पढ़ के आके भाषण तो किया है उन्होंने, वरना अभी तक वंदे मातरम का अर्थ भी नहीं समझ में आता। आगे नेहरू जी क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। नेहरू जी के सब कुछ कहने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है। रिजोल्यूशन मेरे हाथ में है इस किताब में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो रिजोल्यूशन है वंदे मातरम को लेके, उसमें बहुत कुछ है, मैं कुछ पोर्शन पढ़ रहा हूं। The other stanzas of the song are little known and hardly ever sung. They contain certain allusions and a religious ideology which may not be in keeping with the ideology of other religious groups in India. The committee recognizes the validity of the objections raised by the Muslim friends to certain parts of the song. While the committee have taken the note of such objections, insofar as it has intrinsic value, the committee wishes to point out that the modern evolution of the use of song as part of national life is of infinitely greater importance. That, मैं आगे पढ़ता हूं इसमें से, taking all things into consideration, therefore, the committee recommended that whether the Vande Mataram is sung at national gatherings, only the first 2 stanzas should be sung with perfect freedom to organizers to sing any other song of an unobjectionable character. मतलब उनके मन में था कि वंदे मातरम ऑब्जेक्शनेबल है और ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप कोई और गाना भी गा सकते हैं जो कि अनऑब्जेक्शनेबल नहीं है। बार बार आप देखिए नेहरू जी का क्या कहना है। नेहरू जी चिट्ठी लिखते हैं सरदार जाफरी को। नेहरू टोल्ड सरदार जाफरी that the song contains too many difficult words which people do not understand and the ideas it contains, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसे ध्यान से सुना जाए। नेहरू कह रहे हैं and the ideas it contains are also out of keeping with the modern notions of nationalism and progress. वंदे मातरम में नेहरू कहते हैं जो आइडियाज निहित हैं वो मॉडर्न इंडिया के आइडिया नहीं है, वो मॉडर्न नेशनलिज्म के आइडिया नहीं है। इसलिए मैं चिंता में हूं कि मुझे वंदे मातरम को रखना है या नहीं रखना है। आप सोच कर देखिए, देश के पहले प्रधानमंत्री जिसके विषय में अभी माननीय प्रियंका जी ने भी बहुत कुछ बताया कि वंस एंड फॉर ऑल नेहरू जी के ऊपर चर्चा हो जाए।
अगर वंस एंड फॉर ऑल नेहरू जी के ऊपर चर्चा हो गई तो फिर मैं यही कहूंगा, कई लोगों के लिगेसी को दबा करके नेहरू की लिगेसी बनाने की चेष्टा की गई है। सरदार पटेल की लिगेसी को दबाया गया है, यहां तक दबाया गया कि जब सरदार पटेल की अंतिम संस्कार का समय आया तब नेहरू जी ने मना कर दिया था अपने कैबिनेट के कोलीग को कि कोई भी सरदार पटेल के अंत्येष्टि में ना जाए। इससे खराब और क्या हो सकता है, इससे खराब और क्या हो सकता है। केवल सरदार पटेल नहीं, बंगाल सुने आज और ओडिशा भी सुने, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ओडिशा के भी बेटे हैं और बंगाल के भी बेटे हैं। सुभाष चंद्र बोस के लेगेसी को कांग्रेस पार्टी और नेहरू ने दबाया। और आज प्रियंका जी ने कहा कि अहंकार हो गया है इन नेताओं में, अहंकार हो गया है जो इतने बड़े बड़े लोगों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं कहना चाहूंगा आदरणीय प्रियंका जी से, प्रियंका जी, अहंकार किसके पास था, किस सरकार में था? एनसीईआरटी के 2012 के हिस्ट्री के किताब में देखिए, वो जो कार्टून है, जिस कार्टून में एक केंचुए के ऊपर बाबा साहेब अंबेडकर बैठे हुए हैं, केंचुए में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पीछे हंटर लेके बाबा साहेब को कोड़े मार रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये एनसीईआरटी के किताब में नेहरू को बड़ा और बाबा साहेब अंबेडकर को छोटा दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया था। और की हिम्मत है कि कहते हैं कि हम अहंकारी है। बाबा साहेब अंबेडकर को जो कोड़े मारने के कार्टून को एनसीईआरटी के किताब में छाप सकता है, मैं उनसे पूछता हूं कि आप अहंकारी हैं या हम अहंकारी हैं। तीसरा विषय यहां पर मैं रखना चाहूंगा कि आज in a cartoon also you cannot insult Baba Saheb Ambedkar. I'm sorry that you feel that we can insult Baba Saheb Ambedkar. In a cartoon also you cannot. आज मैं कोट करना चाहूंगा श्री अरविंदो को, श्री अरविंदो जी को कोट करना चाहूंगा। महर्षि अरविंद कहते हैं, जब उनसे उनके शिष्य ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी ने कई पैराग्राफ हटा दिए, केवल 2 स्टैंजा ही रखा है, दुर्गा नाम था उसमें, सरस्वती जी का वर्णन था इसलिए हटा दिया गया, तो अरविंदो जी 1939 में झन्ना जाते हैं और अपने शिष्य को कहते हैं, मैं कोट कर रहा हूं, अंग्रेजी में ही कहा था, अंग्रेजी में बोलता हूं। Sir Aurobindo commented, but it is not a religious song. It is a national song, and the Durga spoken of is India as the mother. Why should not the Muslims accept it? In the Indian concept of nationality, the Hindu view would naturally be there. If it cannot find a place there, the Hindus may as well be asked to give up their culture in future. उन्होंने कहा कि क्यों जो दुर्गा लिखा गया है वंदे मातरम में, उसमें अगर हिंदू व्यू भी है तो इतना कॉम्प्रोमाइज करके घबराने की क्या बात है? स्वाभाविक है, ये भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में हिंदू व्यू आएगा ही, सनातन का व्यू आएगा ही। क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए? अनादि काल से जो गंगा अविरल बह रही है, जो विचारधारा अविरल बह रही है, उस विचारधारा को हम एपोलोजेटिक होके, हम शर्मिंदा होके खंडित क्यों करें? महात्मा गांधी क्या कहते हैं वो भी सुन लेते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं, नो मैटर what its source was and how and when it was composed, it has become a most powerful battle cry among the Hindus and Muslims of Bengal during the partition days. It was anti-imperialistic cry. As a lad, when I knew nothing of Ananda Matha or even Bankim, its immortal author, Vande Mataram, had gripped me, and when I first heard it, sung it, it had enthralled me. I associated the purest national spirit with it. It never occurred to me that it was a Hindu song or meant only for the Hindus. Unfortunately, now we have fallen on evil days. Madam, ab 2 minute lunga. Unfortunately, now we have fallen on evil days. Tvam hi Durga dashapraharana dharini kamala kamal dala viharini वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वांग नमामि कमलाम अमलांग तुलांग सुजलांग सुफलाम मातरम वंदे मातरम। बंगाल के मेरे साथी बैठे हैं, अंत में बंगाल के मेरे साथियों से मैं कहना चाहूंगा, अगर मां दुर्गा का नाम लेना सांप्रदायिकता है, बंगाल और उड़ीसा हम सब एक संस्कृति, महाप्रभु जगन्नाथ जी को मानने वाले लोग हैं। वीरेंद्र कृष्ण भद्रो
100 वर्ष पहले वीरेंद्र कृष्ण भद्र ने महालय का वो आरती गाया है जो हर बंगाली, हर ओडिया महालय के दिन सुबह 5 बजे उठ के सुनता है। उसमें वीरेंद्र कृष्ण भद्र कहते हैं, त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका स्वधा त्वं शरे नित्ये त्रिधा मात्रामिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचर्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। सत्य के साथ।